भारत के अंदर शिया और सुन्नी मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसके पास तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन है और ये बहुत कीमती ज़मीन है। बड़े शहरों के अंदर अहम लोकेशंस पर है, ऐतिहासिक महत्व की प्रॉपर्टीज हैं ये। सरकार की नज़र अब इन पर है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की जो ताकत है उसमें कटौती करने की तैयारी कर रही है। आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड किसी भी तरह की संपत्ति को अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्हें अपने जो बोर्ड होते हैं वक्फ बोर्ड, इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में अमेंडमेंट के लिए एक विधेयक पेश किया है। विधेयक के मसौदे पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। विधेयक पेश होने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश में वो लग गए हैं। जो प्रस्तावित जो संशोधन है इसके जरिए वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 अहम बदलाव का प्रस्ताव है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग और स्टेट वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव के लिए अधिनियम की धारा 9 और 14 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद काउंसिलिंग और बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो जाएगा। संशोधन विधेयक में सबसे अहम प्रावधान वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का है। विधेयक के प्रावधान के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के दावे वाली जो विवादित संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन होगा। बोर्ड जिन संपत्तियों पर दावा करेगा उसका सत्यापन अनिवार्य होगा। उन विवादित संपत्तियों के सत्यापन का भी प्रावधान है जहां वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच आपस में किसी तरह का विवाद चल रहा है। इस विधेयक पर सियासी तौर पर विरोध शुरू हो गए। AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया पेश की हैं। वो हम कोशिश करेंगे सुनाने की और बताने की किसने क्या कहा है। बीजेपी अपने जो NDA के घटक दल हैं उनको समझाने बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है और जैसा जानकारी है उसके मुताबिक JDU, LJP, हम अपना दल, इनसे बातचीत हो चुकी है। TDP से संपर्क साधा गया है। देश में 30 लाख वक्फ बोर्ड हैं। इनका पूरे देश में 9.4 लाख एकड़ ज़मीन इनकी है। सबसे अमीर यूपी का वक्फ बोर्ड है, फिर दिल्ली का है, फिर बिहार का है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन के प्रयास को बोर्ड की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता खत्म करने वाला बताया है। ओवैसी साहब ने केंद्र पर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बहुत ही नाकारा बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनकी सारी लड़ाइयाँ कागज़ पर होती हैं, ज़बानी होती हैं। बाबरी मस्जिद का मसला था, ये ऐसे ही करते रहे और तमाम चीज़ें इन्होंने खोई, इनकी वजह से खोई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि केंद्र सरकार को वक्फ एक्ट में संशोधन का अधिकार नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे विधेयक का ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जानकारी मिली है कि सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 अमेंडमेंट के जरिए वक्फ संपत्तियों की हैसियत और नेचर को अब बदलना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए। इस संबंध में विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। ये मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार शख्स हैं और मजहब को यही सारी चीज़ें तय करते हैं कि मजहब को कैसे चलाना है। सीपीआई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वक्फ की संपत्ति छीनना चाहती है। सीपीआई के महासचिव डॉक्टर डी राजा ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मन में तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं। भाजपा आरएसएस वक्फ को समाप्त करने और उसकी संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। इसलिए कानून संशोधन को लेकर न तो संसद के अंदर कोई बहस हो रही है और न संसद के बाहर। जैसे 3 नए आपराधिक कानूनों को गृह मंत्री ने सही ठहराया, जबकि उनके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी तरह वक्फ बोर्ड में संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। भाजपा और आरएसएस अपने भयावह एजेंडे को लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है। यह हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान के लिए एक गंभीर खतरा है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के लीडर हैं, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उन्हें भी सुनाते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर कोई विधेयक लाएं, कोई बिल लाएं, तो उस पर चर्चा तो हो, आपसी सहमत तो बने, जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं तो कहता हूं संबंधित पक्ष से या हम लोगों से बात करने के पहले जो उनके दल में जिनके बूते ये सरकार खड़ी है, जिन पायों पर, पहले उनसे तो बात कर ले। अपने सहयोगी दलों से जेडीयू क्या कहता है, पासवान जी क्या कहते हैं, टीडीपी क्या कहता है, और हमारे पास तो जब आएगा वो हम देख तो ले उसमें क्या है, तभी तो हम अपने विचार बता सकते हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी प्रतिक्रिया अभी हमने आपको सुनवाई। एक और बहस टेलीविजन पर, ये तो मैं खड़ा कर रहा हूँ, बड़ी बहस है, उसका थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। वेरी बिग एंड शॉकिंग न्यूज़, ये मुरली नैन है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया हुआ है। अंबानी का महल एंटीलिया बचाने के लिए मोदी वक्फ बोर्ड कानून ला रहा है। जिस ज़मीन पर अंबानी का महल बना है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर अनाथालय बनना था, पर अंबानी ने धोखे से ज़मीन हथिया ली। हाई कोर्ट ने भी माना है कि अंबानी ने ज़मीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन है और कोर्ट कभी भी एंटीलिया को गिराने का फैसला दे सकता है। अपने मालिकों को बचाने के लिए देश के करोड़ों नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय और शर्मनाक है, यह मुरली जैन ने लिखा हुआ है। और उसके साथ में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें से हम सुनवाएंगे आपको। इसमें 2 बड़े जर्नलिस्ट हैं देश के, आशीष और अशोक वानखेड़े साहब, क्या बहस हो रही है वो सुना। खबरों की पड़ताल करते करते कुछ तथ्य ऐसे हाथ लगे जिनको आप तक लाना जरूरी था।
जरा कुछ तस्वीरें कुछ अखबारों की दिखाइए, आप कटिंग्स दिखाइए। ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स है, कोई छोटा मोटा वैसा नहीं बता रहा हूँ कि किसी गली कुचे से छपने वाले अखबार या पोर्टल। नवभारत टाइम्स क्या लिखा है ऊपर पढ़िए। गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। अब ये नवभारत टाइम्स को हटा दीजिए। अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाए सवाल, सरकार लेगी एक्शन। अब नेक्स्ट अगला दिखाइए, जरा मैं पढ़ देता हूँ खबर की कुछ पोर्शन दिखाइए कंट्रोल रूम, उसको भी मैं पढ़ दूं थोड़ा। ये देखिए, मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4532 स्क्वायर मीटर वाला प्लाट 21.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये डील शुरू से ही विवादों में आ गई, क्योंकि जिस जमीन को बेचा गया वो वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज ATAK शेख को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनसे कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपें। अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया और नवंबर 2002 में जमीन ट्रांसफर करने के आदेश दिए। डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने के फैसले पर ऐतराज जताया। अनीस ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दी थी, जबकि इसके 2/3 जो है बहुमत की जरूरत होती है। जज शेख ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अंबानी के साथ हुई इस डील में वक्फ बोर्ड के कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। ये आप इसलिए अब यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि सुबह से जो चर्चा है यही कहा जा रहा है कि 1995 में वक्फ को असीमित शक्तियां दी गई थी, उन्हीं शक्तियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा, वहीं पर कैंची चलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष M.A. अजीज के अलावा हारून सोलकर और M.Y. पाटिल ने सौदे में अहम भूमिका निभाई, वही पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। अगला पन्ना भी दिखा दीजिए। गलत तरीके से हुई डील और ये पूरा उसमें क्या क्या है, कैसे गलत डील हुई और फिर हाई कोर्ट में चल रहा है। ये 9 साल पहले दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, इन सब में लगी हुई खबर है। क्या ये मामला कोर्ट में किसी मुकाम पर पहुंचा है? क्या कोर्ट में ये मामला फंस गया है? या वक्फ का जो ये कानून है 1995 का, ये कानून कभी भी, आज नहीं तो कभी, कोर्ट हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट है। वक्फ के पास जो असीमित शक्तियां थी, क्या ये एंटीलिया की नींव हिला सकती थी कभी? ये सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि मामला वक्फ की जमीन और नाजायज डील, अवैध डील, गलत तरीके से डील का है। भाऊ, क्या ये मुमकिन है कि नीतीश नायडू दोस्तों की नाराजगी की कीमत पर वक्फ में ये जो तब्दीली आ रही है कानून में और एंटीलिया का वक्फ की जमीन पर बना होना, कि इनके बीच कोई रिलेशन अंदर से दिख रहा है क्या? अभी तक आशीष आपको बता रहे थे कुछ डिटेल्स, अब थोड़ा सा सुन लें आप अशोक वानखेड़े साहब को। ये सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। निजी तौर पर जितने मामला हैं, पॉलिटिशियंस हैं और व्यापारी हैं, सबको वो समझते हैं, जानते हैं। तो अशोक साहब को सुने, आप थोड़ा क्या कहते हो? मुझे लगता है कि ये अंबानी को बचाने की एक साजिश के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पीछे वैसे भी सरकार काफी दिनों से लगी हुई थी। इस पूरे डील में एक पेज और है आशीष, मैं वो सामने लाना चाहता हूँ। एक करीम भाई इब्राहिम है, इन्होंने 1986 में 1986 में ये जमीन उनकी थी ओरिजिनल। ये जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड को दी, किस लिए? धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए। तो ये लैंड का ओरिजिनल मालिक जो है उसने ये डोनेट की थी अनाथालय बनाने के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ये जमीन बेची अंबानी को। अब सवाल है, जब अंबानी ने जमीन खरीदी तब उसमें वायलेशन हुआ है, और ये वायलेशन वो जो जज की रिपोर्ट है वो भी कहती है कि 1995 की वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन ये हुआ है कि 2/3 बहुमत से ये डील फाइनल होनी थी, वो नहीं हुई। और डील में जो लोग वहां मेंबर थे जिन्होंने फाइनल किया, उनका कुछ सेटिंग हो गया होगा। सवाल है कि जो नया कानून जो आएगा अभी वक्त का, क्या ये अंबानी को बेल आउट करेगा? क्या लोग हाईकोर्ट जा पाएंगे? क्या सभी धर्मों के जितने व्यवस्थाएं हैं, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे है, इनकी भी लैंड्स है, क्या इनकी? बड़ा वाजिब सवाल उठा रहे हैं अशोक साहब। जो मंदिरों के पास प्रॉपर्टी है और जो धार्मिक संस्थान है उनके पास है, बाबाओं के पास है, क्या उनकी भी ऑडिट वगैरह और कुछ होगा? ऊपर भी कोई कानून नया लाया जाएगा क्या वक्फ बोर्ड के लिए? यदि वक्फ बोर्ड के लिए ही कानून आ जाता है तो फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, मस्जिदों को 10,000 रुपये मेंटेनेंस दे रहे हैं महीने का, नीतीश बाबू क्या करेंगे? सवाल ये है। यदि इन्होंने ये कानून पास होने दिया तो फिर सवाल उठता है कि ये सरकार की लाइफ कितनी, और ये कानून पास होने के बाद तो फिर आंध्र प्रदेश में और बिहार में इन दोनों को तकलीफ होना भी शुरू हो। सवाल है कि आप वक्फ बोर्ड के बजाय सभी धार्मिक संस्थानों को कीजिए,
सभी धार्मिक संस्थानों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है। डीन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कई जमीनें बेची जा रही है, खेल हो रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो कुल मिलाकर ये वक्फ बोर्ड के लिए ही क्यों सवाल उठता है कि अब थोड़ा सा हम आपको देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप सुना करें गर्ग साहब को, श्रवण गर्ग साहब, वो क्या कहते हैं इस मामले पर, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। ये सत्य हिंदी के सौजन्य से है। आशुतोष ये भी वेल नोन जर्नलिस्ट है, उनका न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर। तो यहाँ सुने श्रवण गर्ग साहब को क्या कहते हैं इस मामले में। कि हम वक्फ बोर्ड की बात तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा देश में शिया सुन्नी दोनों तरह के मुसलमानों की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। ये बांग्लादेश की घटना अगर नहीं होती, हुई होती, तो हम इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अब हुआ क्या है कि ये बांग्लादेश ने पूरे के पूरे ये जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी पार्टियों के पूरे एजेंडे को उलट किया है। मतलब अब आप पाएंगे, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ पर सही भी हो सकता हूँ, ये जो माइनॉरिटी बेशिंग के पूरे कार्यक्रम चल रहे थे देश में जगह जगह, खासकर असम में, जो असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगे हुए थे, हो सकता है वो कुछ समय के लिए, जब तक कि बांग्लादेश का मामला सेटल नहीं हो, ठंडा पड़ जाए। मतलब ये पूरा का पूरा जो इशू है वक्फ बोर्ड का, हालांकि वक्फ बोर्ड में के कानून में संशोधन का, वो अब उसके प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। मैं उसको मतलब उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन को लाना चाहते हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, कई चीज़ें उसमें चाहते हैं। मतलब 40 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट वो कर रहे हैं। उसमें जो आर्बिट्ररीली वक्फ बोर्ड अभी काम करता है वो ख़त्म हो जाएगा। कई चीज़ें कि वो मतलब इसमें कई चीज़ें ये भी है कि वो उन्होंने बहुमत से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेच दिया। मतलब एक जो चर्चा में है वो ये भी है कि मुंबई की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है किसी बहुत बड़े उद्योगपति की, जो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक है, उनका जो मकान बना है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना है, वो अदालत में है और वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो एक ये भी आरोप है कि ये उस चीज़ को मदद देने के लिए पूरा का पूरा मामला है। पर मैं इसको ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन के लिए या उसको चेंज करने को लेकर 4-5 साल से पूरा मामला चल रहा है। अब वो मुंबई का मामला कितना सही है गलत है मुझको नहीं मालूम। ये बांग्लादेश ने क्या है जो अभी हमने उस एंगल से चीज़ों को देखा नहीं है, आगे चल के देखना पड़ेगा। उसकी शुरुआत हो गई है, जो आपने देखा कि जिस तरह से पहली बार इस सरकार ने आगे बढ़कर ऑल पार्टी मीटिंग बांग्लादेश के मामले में बुलाई, वो लगता है कि पूरा का पूरा मामला जो है सरकार अब वो बचाव की मुद्रा में आ गई है और उसमें ये जो माइनॉरिटी एंगल है ये काफ़ी हावी होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो की लड़ाई का या जो चल रहा है या वो लोग कह रहे हैं दूसरी आज़ादी है, उसमें सबसे बड़ा आरोप ही यह है कि मोदी सरकार या जो केंद्र सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है। जो कल मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि वो हिंदू, और ये जो हसीना की सरकार थी या है थी, उसको उन्होंने कहा था कि ये कठपुतली सरकार थी दिल्ली की। खैर, तो हम पूरे मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें शक लगता है कि ये बांग्लादेश ने इतना पूरे चीज़ों को ओवर पावर कर लिया है कि ये जो वक्फ बोर्ड के संशोधन का विधेयक है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पर वो क्या इस सत्र में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मुझे थोड़ा सा शक लगता है। पर फिर भी चूंकि आपने एक विषय को छेड़ा है तो अपन उस पर चर्चा करें। ये अच्छी डिबेट है, हम पूरा सुनाने की कोशिश करेंगे, सुनिए। करते हैं जी। इसमें जो मुद्दा है वो ये कि ये वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों की जो संस्था है या बोर्ड है,
उसके पास करीबन देश में सेना और रेलवे के बाद नंबर 3 पर है प्रॉपर्टीज के मामले में। मतलब 9.5 लाख एकड़ की प्रॉपर्टीज इनके पास है और जिसकी जो नंबर्स में 8.70 मतलब 8,70,000 प्रॉपर्टीज है और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है। ये जब पहली बार खबर आई बाहर कि ये वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हो रहा है और ये अब नियंत्रण जिस तरह से ये आर्बिट्ररीली वक्फ बोर्ड काम करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। मतलब एक चीज ये भी आप जान लीजिए कि इसमें बहुसंख्यक समाज के लोगों का भी कब्जा है इसमें बड़ी प्रॉपर्टीज पर, जो मतलब जो बीजेपी में मुस्लिम लोग हैं और जो वक्फ बोर्ड पर जिनका नियंत्रण है उन लोगों के हस्तक्षेप के चलते बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर इन लोगों का कब्जा है और वो अदालतों में है। तो इससे बहुत सारी लोग प्रभावित होने वाले हैं। तब ये जब पहली बार खुलासा हुआ तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या जो भक्त कम्युनिटी है वो बहुत दो बातों से बड़ी खुश हुई। एक तो इस बात से, इस जानकारी से कि अरे हमको तो पता ही नहीं था कि ये मुसलमानों के पास या अल्पसंख्यकों के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है जो देश भर में फैली हुई, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। दूसरा वो कि रेलवे और सेना के बाद ये तीसरा नंबर। दूसरा ये कि इस कानून में संशोधन से अब वो पूरी की पूरी जमीन या संपत्तियां अब सरकार के मतलब मैंडेटरी वेरिफिकेशन के दायरे में आ जाएगी। मतलब वक्फ बोर्ड अब ये नहीं कर सकेगा कि वो कहेगा कि हमारी संपत्ति है, उसको सत्यापन करवाना पड़ेगा और कई तरह की प्रोसेस। और बोर्ड का जो गठन है वो भी नए सिरे से होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन भी बदलेगा। तो इसमें एक ये है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक जो वहाँ की ज़मीन का मामला बॉम्बे की ज़मीन का है। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं का इसमें बहुत असर होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला देश के 20-22 करोड़ मुसलमानों की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है जी। तीसरा मैंने जो ये कहा कि ये पूरी की पूरी होड़ लगी हुई है मोदी जी का उत्तराधिकारी बनने में कि कौन बन सकता है, हेमंता बन सकते हैं कि योगी जी बन सकते हैं। वो उस पर थोड़ा सा ये कावड़िया कांड जो चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि अब डायरेक्शन बदलेगा केंद्र का, क्योंकि बांग्लादेश के जो नतीजे हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत सारे देशों पर पड़ने वाले हैं। एक जो शेख हसीना को लंदन में तुरंत असाइलम नहीं मिल रहा है, उसका एक कारण भी है कि लंदन इस समय जल रहा है। वहाँ जो इस तरह के वहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसका भी एक बड़ा कारण। खैर, मैंने शुरू में कहा है कि ये वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हो, मैं उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि गलत हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ वो अगर होता है तो होना चाहिए, और देश में मंदिरों के पास, ट्रस्टों के पास जितनी जमीन है, संपत्तियां हैं, उसके बारे में भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। जितने धार्मिक संस्थान हैं देश में उनके बारे में भी होना चाहिए। तो उससे जैसे ओवैसी ने बड़ा हमला किया है इसको लेकर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहा है, वो उसको पूरी कम्युनिटी पर हमला मानते हैं और उसको बड़े। तो आपने एक जो चीज़ कही कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये इसको विरोध किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये लोग किसी भी चीज में कभी विरोध कर ही नहीं पाए। इतनी चीजें हो गई, मंदिर बन गए, मंदिर। श्रवण गर्ग साहब जो कह रहे हैं उसको आप गौर से सुनिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इन दो जो संस्थाएं बनाई गई थी, इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया मुस्लिम कम्युनिटी को। गर्ग साहब को सुने तो कुछ नहीं कर पाए। 3 तलाक कानून हो, मतलब ये लोग किसी भी चीज में कभी विरोध कर ही नहीं पाए। इतनी चीजें हो गई, मंदिर बन गए, मंदिर का निर्माण हो गया तो कुछ नहीं कर पाए। 3 तलाक कानून हो गया, कुछ नहीं कर पाए। तमाम चीजें सरकार कर रही है और ये लोग केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। इसलिए इन पर या कोई आंदोलन खड़ा होगा उसमें भी कोई यकीन नहीं है। मुसलमान इस तरह की स्थिति में है नहीं जी, मुस्लिम इस स्थिति में नहीं है।
कि वो कोई कदम उठा सके देश में कि वो इस तरह की किसी चीज का विरोध करेगा। तो मैं विरोध के स्तर पर तो इसको नहीं, सरकार के नियत के बारे में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न करता हूँ। और दूसरा ये कि इसके कारण जो अलाइज हैं एनडीए के, वो क्या इसको स्वीकार कर पाएंगे। अपन दो चीज इस पर मैं लाना चाहता हूँ। जी जी। अब ये है कि आप इस समय क्यों लेकर आ रहे हैं इस बिल को, ये संशोधन विधेयक को। मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ जी, हमको सरकार की नीयत पर क्यों शक हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि ये कोई आज की चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अगर ये कानून 1954 में बना, 95 में इसका संशोधन हुआ नरसिंह राव जी के जमाने में, तो 30 साल बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब ऐसी अर्जेंसी क्या आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप 2014 से 2019 तक सरकार में रहे, भरपूर बहुमत के साथ रहे, 2019 से 24 तक भी रहे। आपके पास लोकसभा में भी बहुमत रहा, राज्यसभा में भी बहुमत रहा। आपने बहुमत के दम पर कृषि कानून जिस तरह से पास करवाए संसद में, और जिस तरह से सांसदों का निष्कासन किया, आप चाहते तो ये जो वक्फ का बोर्ड का संशोधन का अगर इतना प्रमुख है, मतलब आप आज इतनी प्राथमिकता पर है कि आप महंगाई को लेकर, बेरोजगार को लेकर और तमाम चीजों को लेकर एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, और आपकी प्रायोरिटी में वक्फ बोर्ड है, तो ये बताता है कि इसके पीछे क्या एजेंडा होना चाहिए, क्यों है। कारण ये कि आप इस समय बहुमत में भी नहीं है, मतलब लोकसभा में आपकी अल्पमत की हुकूमत है, और दूसरा ये कि राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है, तीसरा ये कि आप बैसाखियों पर टिके हुए हैं। तो इतना सब होने के बावजूद आप क्यों कर रहे हैं, जो हमारे मन में हम मतलब बिल विधेयक के संशोधनों पर शक नहीं कर रहे हैं, हम ये उसकी नियत पर भी नहीं कर रहे हैं, उसके आउटकम पर भी नहीं कर रहे हैं, हम आपकी नियत पर कर रहे हैं कि आपने 2014 से लगा के 2024 तक चुप्पी रखी इस मामले में, और अब जब बहुमत नहीं है और देश तमाम तरह की दिक्कतों से घिरा हुआ है, और वो नागरिक मानते हैं कि आप उनको पहले क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको पहले क्यों एड्रेस कर रहे हैं, जो हमारा शक है। हम पूछना चाहते हैं कि भाई अरे आप बताइए ना कि भाई आप ये जानते हुए कि इसका शिया और सुन्नी दोनों विरोध करेंगे, हालांकि शियाओं के पास बहुत कम जमीनें, कम संपत्तियां सुन्नियों के पास ही है। दूसरा ये जानते हुए कि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है, और जो पोलराइजेशन है वो इस तरह के आपके पुराने प्रयोग रहे हैं कि 3 तलाक, 370, नागरिकता कानून, कॉमन सिविल कोड, या मुजफ्फरनगर का जो पूरा कावड़ कांड है, ये इससे आप पोलराइज नहीं कर पाए, तो आप क्या कर पाएंगे क्या। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जैसे यूपी का नजूल कानून था, जो बहुत कम, जिसके बारे में बारीकी से चर्चा हुई कि वो विधानसभा में लाया गया, पारित कर दिया गया, विधान परिषद में बीजेपी के ही एक अधिकारी ने उसको प्रवर समिति को भिजवा दिया। अब उसके बारे में जो चर्चाएं आई वो ये आई कि भाई बीजेपी में फूट पड़ गई इसको लेकर, या योगी को नीचा दिख। उसमें जो मूल बात थी वो ये थी कि प्रयागराज में एक बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 50